हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। सीटेट यूपी टेट के लिए जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं लेवल 6 to 8 यानी कि पेपर 2 के लिए सामाजिक विज्ञान, उसमें आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। और इससे पहले हम जो टॉपिक थे उनको पढ़ चुके हैं। 5 वीडियो इसके लिए मैंने डाली हैं और प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर नहीं देखी है और देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। सब्सक्राइब चैनल कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, दिल से धन्यवाद। नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना, है ना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ये रिक्वेस्ट है आपसे। क्योंकि अगर आप वीडियो देखते हैं, हम आपके लिए मतलब एक वीडियो को बनाने में 2-3 4 घंटे का समय लग जाता है, तो आपको तो सिर्फ 1 ही सेकंड का समय लगेगा। तो प्लीज़ इतनी सी दीक्षा तो ज़रूर दे दिया करें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे भी 1 सेकंड का टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ये था उतबी। कौन था? महमूद गजनबी, जिसका नाम आपने काफ़ी सुन रखा होगा, जिसने हमारे भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो उसका दरबारी इतिहासकार, ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, इसमें मोस्टली प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। तो और जो अलग अलग एग्ज़ाम में आए हैं इसी टॉपिक से, उन्हें मैंने कलेक्ट किया है, कई बुक से कलेक्ट किया है। तो इसलिए आप इनको बेकार ना समझें कि ये नहीं पूछे जाते, ज़रूर पूछे जाते हैं। और कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर पूछ लिया जाए इसका कुछ पता नहीं है। तो सोमनाथ पर महमूद गजनबी यानी कि गजनी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक कौन था? तो उस टाइम पर था भीम। सोमनाथ पर जब आक्रमण किया था, आपने सुना होगा, सोमनाथ को लूट ले गए थे। यानी कि सोमनाथ का मंदिर जो कि कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है, शायद गुजरात, हाँ गुजरात के अंदर है। और महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया था तो उस टाइम गुजरात में शासक कौन था? तो ये भीम था, है ना, भीम था। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? ये तो ये अल्पतगीन था। कौन था? अल्पतगीन था, जो गजनी राजवंश का संस्थापक था, जिसका जो शासक था महमूद गजनवी, जिसने आक्रमण किया था, वही गजनी राजवंश, उसका संस्थापक कौन था? अल्पतगीन था। दिल्ली का कौन सा ऐसा प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ते हुए मर गया था? तो दिल्ली का कौन सा ऐसा प्रथम, इसमें प्रथम पूछा है, ध्यान देंगे। सिर्फ यही याद मत रख लेना कि युद्ध में लड़ते हुए कौन मारा गया। मोस्टली सब युद्ध में ही लड़ते हुए मारे जाते थे, लेकिन प्रथम सुल्तान कौन था? ये था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी था, ठीक है, लोदी वंश का। और मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? बंगाल और बिहार को किसने जीता था? मोहम्मद गौरी का जो दास था, तो ये था बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी था, जिसने बंगाल और बिहार को विजय प्राप्त की थी। और इसी ने ही जो तक्षशिला और मतलब तक्षशिला और नालंदा जो ऐसी यूनिवर्सिटी थी, उन्हें बख्तियार खिलजी ने ही क्या किया था? ध्वस्त किया था, है ना। ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि इसी ने ही उन पर आक्रमण किया था। किस युद्ध में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तो ये तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी पहली बार, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। भारतीय गौरव यानी कि भारतीय यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो ये हुआ पृथ्वीराज के लिए। किसके लिए? पृथ्वीराज चौहान, वही पृथ्वीराज चौहान जिसके लिए अंतिम सूर्य प्रयुक्त हुआ, ये था पृथ्वीराज चौहान। कौन सा काल है ये? कौन सा काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है? यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, उसका काल कब से कब तक रहा है? तो 1206 ईस्वी से रहा। और ये कब तक? 1526 ईस्वी तक रहा। 1206 में कुतुबुद्दीन जो ऐबक था, उसने दिल्ली सल्तनत की नींव डाली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था, है ना। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। यानी कि ये मोहम्मद गौरी के यहाँ से मतलब लूट करके और वो चला गया था। आपने जाना जो पृथ्वीराज चौहान की जिसके साथ लड़ाई हुई थी, और पृथ्वीराज चौहान को जिसने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान की हत्या भी किसने की थी? मोहम्मद गौरी ने की थी। उसी का ही ये गुलाम था, और उसी ने ही दिल्ली सल्तनत की नींव डाली थी। वो अपने गुलाम को यहाँ पर छोड़ गया था, बाकी खुद यहाँ से रपा दपा हो गया था, है ना। तो 1206 में नींव डाली थी। और 1526 में आप जानते हैं जब बाबर आया था, है ना, बाबर आया था, तब तक किसकी नींव रही थी? दिल्ली सल्तनत का काल माना जाता है। इसके बाद 1526 से मुग़ल साम्राज्य की
नींव पड़ गई थी, क्योंकि तब 1526 में यहाँ पर किसकी एंट्री हो गई थी, तो ये हो गई थी बाबर की एंट्री। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश करती हूँ कि सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर ना बता करके थोड़ा सा समझा दूँ, है ना, क्योंकि जो चीज़ें हम समझ के पढ़ते हैं ना वो काफ़ी लंबे समय तक हमें याद रहती है और उसमें कन्फ्यूजन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको क्या करती हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। आप ज़रूर देखें, ये वीडियो सारी देखें, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो भारत का भूगोल है जो पेपर में आने वाला है ना, सामाजिक विज्ञान में जो टॉपिक हैं वो मैंने उनकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। हिंदी साहित्य के जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं, व्याकरण तो मैंने नहीं पढ़ा है, अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो व्याकरण की भी लेके आ जाऊँगी, जो महामैराथन के तौर पर होगी। महामैराथन क्या है, मतलब उसमें इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको मुझे पहले सपोर्ट करना है पड़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करेंगे, मुझे प्यार देंगे, तभी तो मैं आपके लिए कुछ सोच पाऊँगी। अदरवाइज़ देखो, इतना कौन करेगा, है ना। कुछ ना कुछ तो बदले में हर किसी को कुछ ना कुछ तो चाहिए। बड़ी मतलब की दुनिया है ये, कोई भी हो चाहे, है ना, मैं हूँ या आप हो। तो आप प्लीज़ अपना ही मतलब सिद्ध ना करें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलते हैं आगे। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है। यानी कि एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किसका है, किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कही थी। तो ये कहा था लेन पूल ने। किसने कहा था, लेन पूल ने। भाई ये नाम है ना, कोई पूल वूल का नाम मत समझ लेना, ये किसी इतिहासकार का नाम है ना। अल बरूनी कौन था, तो एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। कौन था, धर्मनिरपेक्ष लेखक था। अल बरूनी जो था वो हर किसी धर्म के बारे में बिल्कुल एकदम सच्चाई लिखता था, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखता था, मतलब सही लिखता था बिल्कुल जो होता था। अगर गलत है तो गलत है और सही है तो सही है ना, मेरी तरह। चलिए कोई नहीं। मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था, है ना। तो ये 1191 और 1192 में, सॉरी 1192 में ये जो युद्ध हुए थे पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में हुए थे, मोहम्मद गौरी के बीच में हुए थे। और उसी ने ही मध्य एशिया का शासक था ये, और इसी ने उत्तर भारत को जीता था। किसको हरा करके, पृथ्वीराज चौहान को हरा करके, है ना। ये है मोहम्मद गौरी, जिसका पूरा नाम है सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान, है ना, नाम सुना होगा चंगेज खान, भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके काल में आया था। तो ये आया था इल्तुतमिश के काल में। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन जो ऐबक था, जो जिसका मैंने अभी ऊपर बताया, वो किसका गुलाम था, तो वो था मतलब मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जिसको वह यहाँ छोड़ के गया था। और उसका गुलाम था इल्तुतमिश, जिसको, है ना। और इल्तुतमिश ने क्या किया था, मतलब बाद में ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जब वो उसकी मृत्यु हो गई थी तब ये राजा बना था, मतलब शासक बना था, है ना, इल्तुतमिश। तो ये मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज खान था, भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके काल में आया था, तो ये आया था इल्तुतमिश के काल में, जो गुलामों का गुलाम था। अरे ये लो क्वेश्चन भी आ गया, है ना। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो ये इल्तुतमिश को कहा जाता है। और इसी की बेटी थी रजिया, जिसने, इल्तुतमिश का कोई बेटा नहीं था, इसकी बेटी थी रजिया, जिसने क्या किया था, जो पहली महिला शासिका बनी थी, है ना। ये भी आप ध्यान रख लेना। भारत के मध्यकालीन शासक ने भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो एकता व्यवस्था प्रारंभ किसने की थी, तो ये की थी इल्तुतमिश ने की थी। किसने की थी, इल्तुतमिश ने की थी। ये मध्यकालीन शासक था जिसने एकता व्यवस्था क्या की थी, प्रारंभ की थी। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। कौन सा शासक है जो रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था, तो ये था बलबन। इसका तो नाम बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए, बहुत पूछा जाता है। रक्त और लोहा की नीति में कौन विश्वास रखता था, बलबन रखता था। दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया, तो ये भी बलबन ही था। दिल्ली का प्रथम शासक था कौन, बलबन, यानी कि फर्स्ट शासक था जिसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का भी प्रचलन प्रारंभ किया।
ये सिर्फ इस्लामी प्रथाएं ही नहीं, मतलब वहाँ पे प्रचलन था इसके दरबार में, बल्कि गैर इस्लामी प्रथाओं का भी इसने प्रचलन किया था। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तो ये था तुगरिल खान। कौन था? बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तो ये तुगरिल खान था, है ना। नाम ध्यान रख लेना, प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। किस सुल्तान ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? मतलब खुद को खलीफा नहीं बताया, ये अच्छी बात है। खलीफा का क्या बताया है? सहायक बताया है। तो ये भी किसने बताया है? बलबन ने। और कहाँ पर ये बात लिखी हुई मिली है? गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर लिखी मिली है ना। ध्यान रखें। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो ये था मुबारक खिलजी। लो, उसने तो खलीफा का सहायक ही बताया, इसने तो खुद को ही मुबारक, है ना, मुबारक हो भाई, मैं तो खलीफा बन गया, है ना, मुबारक खिलजी ने। ऐसे थोड़ा सा ट्रिक से याद रख लेना। किस शासक ने बाजार कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास किया था? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसने क्या किया था? वो रतन चौहान जो हिंदू शासक था, और उसकी बेगम थी पद्मावती, है ना, मतलब बेगम नहीं, रानी साहिबा, है ना, बेगम नहीं कहेंगे हम। तो कौन थी? पद्मावती थी, और जिसको पाने के लिए इसने क्या किया था? आक्रमण किया था, है ना। किस शासक ने बाजार कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 1306 ईस्वी के बाद, है ना, अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोल के बीच की सीमा क्या थी? तो ये थी सिंधु। क्या थी? सिंधु। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के जो सुल्तान थे और मंगोल के बीच की सीमा क्या थी? सिंधु थी। ठीक है, इन दोनों के बीच की सीमा थी। और ये कौन सी है? सिंधु नदी। कौन सी है? सिंधु नदी है। ठीक है। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सराज कहा जाता है? तो पूर्व का सराज कहा जाता है जौनपुर को। बहुत बार पूछा जाता है, लगता है कि इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन ही कई बार हम वहाँ पर इजी में ही क्या हो जाता है? फेल हो जाता है ना। उन्हीं में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लगता है कि इजी तो आ नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें अभी भी इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और टफ भी पूछे जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना अध्यक्ष तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो ये बना था गाजी मलिक। ये मलिक है, मालिक नहीं है भैया, है ना, गाजी मलिक। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना अध्यक्ष था जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? ये कौन था? गाजी मलिक था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद में उसका सेनाध्यक्ष था, और इसने तुगलक वंश की नींव डाली थी। किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? ये साहब नहर को किया गया था। कौन सी मुगल कालीन नहर थी? साहब नहर थी, जिसका निर्माण फिरोज शाह की राजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया, साहब नहर। ठीक है। किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्ट शहरों में से एक के रूप में बताया है? तो यह है इब्न बतूता। कौन है ये? इब्न बतूता है। कौन है जिसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्ट शहरों में से एक के रूप में बताया था? यानी कि दिल्ली को उन्होंने बहुत अच्छा शहर माना था, वो था इब्न बतूता। वह कौन था जिसने कहा था हिनोद दिल्ली दूरस्त, यानी कि अभी दिल्ली दूर है? ये किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हिनोद दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर है और दिल्ली पे हमें कब्जा करना है। तो ये कौन था? निजामुद्दीन औलिया। सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग किससे संबंधित था? तो ये था कृषि से संबंधित। कोही कृषि, है ना, दीवान ए अमीर कोही कृषि से संबंधित था सल्तनत काल में। ऐसा कौन सा पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा का इसने क्या किया था? प्रचलन किया था। तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा था? तो ये था नसीरुद्दीन महमूद था। कौन था ये? नसीरुद्दीन महमूद। यानी कि जो तैमूर खान था, तैमूर लंग जिसको कहा जाता है, उसने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया था और दिल्ली को लूटा था? तो ये था नसीरुद्दीन महमूद था वहाँ का शासक, जब इसने आक्रमण किया था। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? ये लाया था फिरोज शाह। कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेकर दिल्ली चला गया था कौन? फिरोज शाह तुगलक।
किस शासक ने अरब, फारस एवं एशिया से विद्वानों को आमंत्रित किया था? तो ये था भाई सिकंदर लोदी, है ना। आ जाओ सारे के सारे विद्वान यहाँ पे आ जाओ और फिर सब मिल करके भारत को लूटो। ये था सिकंदर लोदी। किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है? तो ये था बहलोल लोदी, है ना। सबको बहला रहा था कि भाई राज करोगे, मतलब राजत्व ही तो बंधुत्व है। जो मतलब राज है, जो राज करते हैं, जो राजा होते हैं उनके उसमें आपस में क्या होना चाहिए? बंधुओं जैसा व्यवहार होना चाहिए। और जो बंधुओं जैसा व्यवहार करते हैं वही असलियत में क्या है? राजत्व है ना। ऐसा मतलब कुछ इसने कहा था, बहलोल लोदी ने सबको बहला रहा था ऐसा बोल बोल के। भारत का ऐसा कौन सा प्रथम मकबरा है जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? तो ये था बलबन का मकबरा। किसका मकबरा था? जो शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध, जिसमें कोई मिलावट नहीं थी, वो इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, बलबन का मकबरा। लो, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, राणा कुंभा ने, राजस्थान में है। दिल्ली सल्तनत द्वारा किस भाषा को संरक्षण दिया गया? तो फारसी को दिया गया, है ना। किसको दिया गया? फारसी को दिया गया। राधा कन्हैया का किस्सा पुस्तक का लेखक कौन था? नवाब वाजिद अली शाह। कौन था? नवाब वाजिद अली शाह था जिसने राधा कन्हैया का किस्सा लिखा था। एक पुस्तक लिखी थी राधा कन्हैया का किस्सा के नाम से। वह प्रथम फारसी कवि कौन था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? यानी कि भारत के पर्यावरण को भी पहली बार चित्रित किया किसने? अमीर खुसरो ने, जिसने सबसे पहले खड़ी बोली का भी क्या किया था? प्रयोग किया था। अमीर खुसरो का दरबारी कवि कौन था? तो ये था, ओह सॉरी, यहाँ पर आएगा अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? क्योंकि अमीर खुसरो तो कोई राजा नहीं था, ये तो एक कवि था। और ये किसका दरबारी कवि था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का, है ना, वही जो पद्मावती को जीतने गया था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो एक खड़ी बोली के विकास में। मैंने अभी बताया ना, खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अमीर खुसरो ने ही किया था, है ना। महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने किया था? तो नन्य ने किया था। किसने किया था? नन्य ने किया था महाभारत का तेलुगु संस्करण। तेलुगु कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। और इसका संस्करण तेलुगु में किसने अनुवादित किया था? किसको? महाभारत को तो नन्य ने किया था। ठीक है, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे, यही मैं उम्मीद करती हूँ। लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा मेरा भी आप सोच लें। बहुत कम बच्चे हैं जो सब्सक्राइब करते हैं, ऐसा ना करें, है ना। ऐसा मतलब कहर ना हटाएँ आप भी क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जितने भी बच्चे देख रहे हैं। आपके लिए वीडियो तो हेल्पफुल रहेगी ही, बल्कि हमारी दुआ भी आपको लगेंगी अगर सब्सक्राइब करके जाएंगे तो। चलिए।